जय हिंद। आज हम जानने वाले हैं विश्व युद्धों का इतिहास, जिसमें हम लोग जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। इन दोनों विश्व युद्धों में कौन कौन से कंप्रोमाइज जो सेंटेंस है, फैक्ट्स है, जो हम लोग को एग्जाम में कंफ्यूजन करते हैं उनको जानेंगे, परिणामों को जानेंगे। इन सब टॉपिकों को हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो वीडियो होगा एनसीईआरटी बुक से आधारित होगा, अर्थात जो आंकड़े पूछते हैं, मान लीजिए कि कितना व्यक्तियों की मृत्यु हुई, कितने रुपए खर्च हुए, कौन से देश किस पर कब आक्रमण किया, ये सब आंकड़े अगर हम प्राइवेट बुक से पढ़ते हैं तो कंपटीशन एग्जाम में हम लोग से गलती हो जाती है दोस्तों। इसलिए इससे क्या होगा, हम लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे, जो कि वर्ग 9 के साथ साथ आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी ही इससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि यह जो युद्ध है नाम से स्पष्ट है कि विश्व युद्धों का इतिहास, जिसमें हम लोग आज जानने वाले हैं वर्ल्ड वार प्रथम वर्ल्ड वार जानेंगे। उसके बाद से सेकेंड वर्ल्ड वार की चर्चा की जाएगी नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, जो प्रथम वर्ल्ड वार है इसे हम लोग ग्लोबल वार के नाम से भी जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, नाम से स्पष्ट है कि विश्व युद्ध प्रथम तो बाद में रखा गया था, यह विश्व युद्ध था। विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी, इसे देखकर ग्लोबल वार, जो कि पूरी देश इसमें अपने में आगोश में आ गए, जितने भी विश्व, नाम से स्पष्ट है विश्व यानी पूरे विश्व के देश इसमें लड़ाई कर रहे थे। पूरे विश्व के देश इसमें लड़ाई कर रहे थे, जिसकी शुरुआत 1914 ईस्वी में यानी 28 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। देखिए, शुरुआत के कारण एक प्रमुख एक ही कारण नहीं हो सकते हैं। उसके पहले कोई भी लड़ाई होती है, उस लड़ाई के पहले बहुत सारे कारण बनते हैं। पुरानी दुश्मनी हो, यानी दोस्त का दोस्त भाई या भाई का भाई दुश्मन, जैसा भी हम लोग कहावत पढ़े हैं, वैसा कुछ ना कुछ बहुत सारे कारण होते हैं। तो जो लड़ाई थी, यह लड़ाई संपूर्ण विश्व को अपने आगोश में ले लिए। इसमें जो पूरे देश थे अपने को शक्तिशाली दिखाने के लिए अपना पूरी तरह से ताकत झोंक दिए थे कि हम शक्तिशाली हैं, हमारा साम्राज्यवाद ज़्यादा है, हमारा उपनिवेशवाद ज़्यादा है। अपने आप को शक्तिशाली साबित करने के लिए यह लड़ाई और भयानक होती चली गई। देखिए, यह जो लड़ाई थी कई देशों के राजनीतिक, आर्थिक स्थिति और बहुत सारे देशों के जो भौगोलिक नक्शा थी उसको भी बदल दिया। भौगोलिक नक्शा यानी कोई देश दूसरे देशों पर अटैक कर उस क्षेत्र भाग को जीत लेता था, जिसके कारण उसमें तो कट गया, ये अपने में शामिल कर लेता था, जिसके कारण बहुत सारे नक्शा में भी परिवर्तन आए। अब हम लोग जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के समाज कारण क्या क्या थे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या क्या थे, कारण की चर्चा करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के निम्नलिखित कारण है, लिख सकते हैं। अगर कंपटीशन एग्जाम में पूछे मेंस में भाषागत रूप में, तो ये भी काफी भूमिका निभाएगी। ऑब्जेक्टिव में पूछे तो सिर्फ आप लोग आंकड़े पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, तो कारण पूछता है तो पहले का होता है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। आप लोग नाम से ही स्पष्ट है कि साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, इसमें हम लोग नाम से स्पष्ट है साम्राज्यवादी की भाषा जान चुके हैं। और दोस्तों, जो पुराने वर्ड आएंगे उसको हम संक्षिप्त में जानकारी देंगे, और जो इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे उसे विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा। साम्राज्यवादी, जिसमें हम जानते हैं कि जब कोई देश अपने से भिन्न संस्कृति वाले देश पर जाकर आर्थिक अधिकार तथा उसके साथ साथ अपना साम्राज्य यानी खुद वहां के राजा बन जाते हैं, उसे कहते हैं साम्राज्यवाद। समझिए बात को। अगर मान लीजिए कि भारत हुआ, जाकर पाकिस्तान पर कह रहा है कि पाकिस्तान की भूमि पर हमें टैक्स दो, आप कृषि करते हो मतलब में टैक्स दो, और पाकिस्तान का राजा खुद भारत के नागरिक हो रहे हैं, तो कह सकते हैं कि जो भारत है उस पर अपना उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद स्थापित कर लिया, जिस तरीके से हम लोगों पर इंग्लैंड ने स्थापित कर लिया था। तो देखिए, तो पहला था हम लोग का साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। इसमें हम लोग जानेंगे कि औद्योगिक क्रांति के बाद पहले आती है वर्ड औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में होता क्या है कि कच्चे माल को अर्थात कम समय में अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पाद करना, यानी हाथों से न बनाकर मशीनों द्वारा बनाना,
तो जानते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह इंग्लैंड से हुई थी, जो कि सूती बोल सकते हैं कि जो सूती कपड़ा था, सूती कपड़ा के उद्योग में ही इसकी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। औद्योगिक क्रांति के जनक इंग्लैंड को ही कहा जाता है। तो देखिए इंग्लैंड तो काफ़ी आगे थे, औद्योगिक क्रांति में काफ़ी विकसित था, लेकिन इसके प्रतिस्पर्धा, इसको एकदम तुलना देने वाला, टक्कर देने वाला जर्मनी भी पीछे हटने वाला नहीं था। यानी प्रतिस्पर्धा में कौन था? जर्मनी देश था। इसे याद रखना है क्योंकि इसमें भूमिका निभाने वाला है। देखिए तो औद्योगिक क्रांति के बाद से क्या हुआ, बाजारों का विस्तार होने लगा, उपनिवेशों की निर्माण होने लगी कि हम किसी दूसरे देशों पर राज करेंगे, वहाँ के आर्थिक स्थिति पर कब्जा करेंगे, उपनिवेशों की स्थापना होने लगी। तो उसी में क्या हुआ कि जर्मनी और बोल सकते हैं कि जर्मनी और जो इटली था इस अपना उपनिवेश स्थापित करने में काफ़ी पीछे था। और जो इंग्लैंड था, ये फ्रांस था, आपने देखे होंगे फ्रांस हम लोगों को भी आया था कब्जा करने के लिए, इंग्लैंड था, फ्रांस था, पुर्तगाल था, ये उपनिवेश अपना स्थापित करने में काफ़ी आगे थे। और जर्मनी और इटली ये जो दोनों देश थे, ये सब जो देश थे ये काफ़ी ही पीछे थे। बोल सकते हैं कि जो एशिया और अफ्रीका का अधिकांश जो हिस्से थे यह पुराने जो साम्राज्यवादी थे जिनका नाम ले रहे थे ये अपना अपना कब्जा कर ले चुके थे। तब जर्मनी और इटली ये इन सब देशों को भी अपना जो कच्चा माल था उसको बाजारों में उपलब्ध कराने तथा देशों से, अन्य देशों से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए भी जरूरत थी उनका राज्य। और जो कच्चे माल बनाए हैं उनको बेचने के लिए बाजार की जरूरत थे। तो वो भी चाह रहे थे कि हमारा एक उपनिवेशवाद स्थापित करें और साम्राज्यवाद बनाए। इसके लिए भी अब इंग्लैंड से प्रतिस्पर्धा होने लगी। तो जर्मनी ने क्या किया, तुर्की जिसे ओपेरन साम्राज्य कहा जाता था पहले के सुल्तान से, वहाँ के सुल्तान जो थे वहाँ से बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना की स्वीकृति चाहिए। अब बस्ती काम होने लगा है। देखिए और सेकेंड क्या हुआ इसमें कि जो देखिए जो रूस जापान युद्ध चल रहा था जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। जापान की इसमें क्या हो गई थी? विजय हो गई थी। एक जापान जो रूस से काफी छोटा देश है जिस पर द्वितीय विश्व युद्ध में काफी तहस नहस हुआ है। तो जापान जिसमें आज वर्तमान ओलंपिक खेल हो रहा है, तो जापान जो विजय हुआ तो उसको वह क्या हुआ, उसने सोचने लगा कि इसमें हम तो विजय प्राप्त कर लिए हैं, अब वह उसमें भी साम्राज्यवाद इतनी सी छोटी है और कोई नहीं था, कोई चीज़ को जीत जाओ तो कितना खुशी फील होता था। भाई सही है हम छोटे हैं लेकिन जीत जाते तो खुशी फील होता है। लेकिन रूस जैसे देशों पर ये सोचा कि हम रूस से जीत गए हैं तो उस रूस को भी साम्राज्यवाद अपना बना लेंगे, साम्राज्यवादी इस पर कब्जा कर लेंगे। उसके बाद से जापान में भी क्या हुआ कि बोल सकते हैं कि साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा कि जो होता है नहीं कि परवान कि हम विशेष गुण इच्छा जाहिर होने लगी, उसमें भी कुछ गुण चढ़ने लगी, जोश चढ़ने लगा कि हम भी अब साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा बनाएंगे। तो इसका भी हुआ। इस युद्ध का जानते हैं कि अंत जानते हैं कैसे हुआ? तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे उस समय रूजवेल्ट की मध्यस्थता के कारण से हुआ। अब सेकेंड जो हम लोग का जानते हैं कि सेकेंड कारण क्या था इसका। देखिए तो सेकेंड कारण था हम लोगों का उपनिवेश के लिए संघर्ष, जो कि हमने चर्चा किया अभी है कि सभी देश चाह रहे थे कि हम अपना जो औद्योगिक क्रांति की जो आई थी तो जो कच्चा माल है और जो बनाया गया माल है उसको बाजारों में बेचने के लिए और कच्चा माल दूसरे देशों से प्राप्त करने के लिए सभी देश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बन जाए। और देखिए जो जिसका उपनिवेश ज़्यादा बन रहा था ना वो अपने आप को गौरवशाली समझ रहे थे कि हम बहुत ही गौरवशाली है। वो अपने देश पर राज नहीं कर रहे हैं, दूसरे देशों पर जाकर राज कर रहे हैं तो गौरवशाली समझ रहे हैं, दूसरे देशों को सता रहे हैं तो गौरवशाली समझ रहे हैं। जैसे इंग्लैंड भारत पर आकर कितना सता रहा था भारत को और अपने आप को जानते थे क्या समझता था कि हम इतने बड़ा क्षेत्र पर एक क्या कर चुके हैं, कब्जा कर चुके हैं। गौरवशाली एकदम महसूस होता था, उसे गर्व महसूस होता था, फर्क के साथ कहता था कि हम भारत को कब्जा कर चुके हैं। वैसी वैसी बातों के लिए अपना जो दोनों सभी देश थे आपस में एक दूसरे को संघर्ष करना शुरू कर दिए। थर्ड कारण है हम लोग का सैन्यवाद। थर्ड कारण है सैन्यवाद। तो समझ लेते हैं कि जो ये जो काल चल रहा था 1913-14 के काल में
हम लोग जो सभी जो यूरोप के कंट्रियाँ थी उनका सब लोग का ध्यान केंद्रित था कि हमें सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया जाए, जिससे वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद बना सके। तो देखिए उन्होंने 85% आज के वर्तमान में चीन और भारत ये सब जितने भी देश हैं 85% शिक्षा पर जोर देते हैं, क्योंकि एजुकेशन इज द माई लाइफ, एजुकेशन ही जीवन है, शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा से बहुत सारे विकास हो सकते हैं, शिक्षा से मनुष्य का स्वस्थ मनुष्य में स्वस्थ शिक्षा ही जागृत भावना लाता है, और शिक्षा से मनुष्य प्रगति कर सकता है, सुख दुख जितने भी होता है उसमें हम लोग धैर्य बनाए रख सकते हैं। तो 85% आज के डेट में जोड़ देता था, लेकिन उस समय जब 1913-14 की लड़ाई का दौर चल रहा था, लड़ाई के पहले, तो उस समय सभी देश किस पर जोर दे रहे थे? तो 85% उनका ध्यान केंद्रित था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने देशों में सैनिक बनाएं। जिसमें से बात कर लेते हैं, ये बात को पॉइंट कर लीजिएगा कि 1913-14 में फ्रांस में लगभग 8 लाख सैनिक थे। फ्रांस में कितने लाख सैनिक थे? 8 लाख सैनिक थे। जर्मनी में 7,60,000 सैनिक थे। जर्मनी में 7,60,000 सैनिक थे और रूस में 15 लाख अस्थायी सेना थे। अब बात कर लेते हैं कि देखिए उसमें तो ये क्या थे? अस्थायी सेना थे। जो हम बोल रहे हैं आंकड़े जो बोले हैं पुनः सुन लीजिए दोबारा। फ्रांस में 8 लाख, जर्मनी में 7,60,000, जर्मनी में 7,60,000 और रूस में 15 लाख अस्थायी सेना थे। मुझे रूस जो कि जापान जीत चुका है, देखिएगा रूस किस तरह से फिर हराएगा। तो क्या हुआ कि जब अब जर्मनी थी और ये थल सेना थे, तो जल सेना, देखिए जल सेना इंग्लैंड के पास थी, क्योंकि इंग्लैंड के देखिएगा ना कि चारों तरफ क्या है? जल है। तो इंग्लैंड के पास जल सेना थी, तो जल सेना में वो काफ़ी शक्तिशाली था, सबसे समृद्धशाली देश था, जिसके कारण ही सभी अन्य देशों को इसके इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा उपनिवेश हैं। तो आज देखिए इंग्लैंड में जल सेना के रूप में सबसे शक्तिशाली था। तो हम लोग प्राचीन काल में ही पढ़ चुके हैं, जो कि वर्ग 6 में ही पढ़ चुके हैं। और जो मेंस की तैयारी करने वाले मेरे भैया जी हैं और जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले भैया जी हैं, वो जान लें कि जो प्राचीन काल में हम लोग पढ़े थे उसमें उन्होंने जाना था कि चोल वंश जो था उसकी जो सेना थी वह जल सेना में, यानी जल सेना नौसेना में वो काफ़ी ही समृद्धशाली थी। उसी तरीक़ा से इंग्लैंड और चोल वंश की तुलना की जाती है। तो क्या बात करते हैं, तो जर्मनी जो भी था उन्होंने भी 1912 ईस्वी में, कब? 1912 ईस्वी में एक इम्परेटर सुन लीजिए, 1912 ईस्वी में इम्परेटर नामक एक जहाज बनाया, जिसके कारण इंग्लैंड के बाद से यह एक दूसरा शक्तिशाली राज्य बन गया जल सेना में भी। अब देखिए किस तरह से होता है कि बल है तो हम दिखाते हैं क्या मेरे में बल है, कितना खुश है। अरे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जब झगड़ा होता है तो अपने दोस्तों के ऊपर थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है तो कहते हैं कि चलो किसकी कितनी माँ दूध पिलाई है। अरे जो दूध पिलाई है उसमें जिन्हें कहते हैं कि खिस कितना, किसका खिस है, वह कोलेस्ट्रम है। खिस का ही हिंदी रूप है कोलेस्ट्रम, यानी कितना हमने माँ को दूध पिया है, कोलेस्ट्रम है। चाहे आप जो भी सेंस लें, लेकिन कोलेस्ट्रम वाला होता है कि प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है। वही वाला है कि बल आती है तो ताकत दिखाता है लो, और जिसके पास बल नहीं है ताकत नहीं दिखाता है। तो जर्मनी भी सोचने लगा कि हम भी एक दूसरा शक्तिशाली राष्ट्र बनने वाले हैं और विश्व में हम अपना नाम कमाने वाले हैं। अब देखिए क्या हुआ कि गुटों का निर्माण हो गया। अब ये जो प्रतिस्पर्धा की भावना चल रही थी, तो देखिए जानते हैं इसमें गुप्तचर संस्थाएं भी चल रही थी कि जो देश थे एक दूसरे से गुप्त मतलब तो चुपचाप ही साझा कर लेते थे ताकि किसी को पता न चले। और हम मान लीजिए कि भारत और बांग्लादेश, श्रीलंका एक दूसरे में चर्चा कर लिए हैं कि जब हम पर हमला होगा तो श्रीलंका वाला क्या करना, हमको बचाना, और तुम पर हमला होगा तो हम तुमको बचाएंगे। मतलब सैनिक कार्रवाई करेंगे या समझौता करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन मिलकर लड़ाई करेंगे। इस तरीका से गुटों का निर्माण होने लगा। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता आप लोग जान लें और लिख ले, नोट पॉइंट कर ले कि जर्मनी के चांसलर, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई साहब लिख लीजिए कि यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। देखिए उन्होंने क्या किया था कि 1889, कब? 1879 ठीक है, के साथ ऑस्ट्रिया के साथ द्विसंधि, यानी जो जर्मनी था और ऑस्ट्रिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया
पुनः लिखिए, जर्मनी ऑस्ट्रिया जो बिस्मार्क था, उन्होंने द्वंद्व संधि यानी दो देशों के बीच में संधि की। ठीक है, कि ऑस्ट्रिया आपके हम पर हमला कोई करेगा तो हम सहायता करेंगे, जर्मनी हम पर हमला करेगा तो आप सहायता कीजिएगा 1889 ईस्वी में। लेकिन जब इसमें एक और देश शामिल हो गया, हंगरी, तो इन्होंने जो बिस्मार्क जो जन्मदाता था गुटों का निर्माण वाला, तो जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी जिसे हम लोग बोलते हैं, देखिए गुट यहाँ पे चल रहा है ट्रिपल अलायंस। दोस्तों हमने चारों नाम लिख दिए हैं ताकि पूछ सकता है कि ट्रिपल अलायंस में कौन कौन से देश शामिल थे, त्रिगुट में कौन कौन से देश शामिल थे। सिर्फ नाम चेंज करता है, हम लोग क्या होते हैं कि घबरा जाते हैं, तो इसलिए ना घबराएं। तो ये जो आंकड़े हैं काफी ही थोड़ा मेहनत से लाया गया है, तो यहाँ पे तो लाइक बनता है दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। देखिए, तो ट्रिपल अलायंस, त्रिगुट, ध्रुवीय राष्ट्र, सेंट्रल पावर, इसमें देखिए पहला था तो हम लोग का ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये मिले, जर्मनी और ऑस्ट्रिया मिले थे, और जर्मनी और ऑस्ट्रिया मिले थे। ठीक है, और कब 1889 ईस्वी में इनका द्वंद्व संधि हुआ था। लेकिन ये जब सब देश मिले तो 1882 ईस्वी में फ्रांस के विरुद्ध में जो हम लोग का बिस्मार्क है, जो कि त्रिगुट का जो गठन किया था, उसमें बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध में यह जो ट्रिपल अलायंस, त्रिगुट, ध्रुवीय राष्ट्र या सेंट्रल पावर जिसे बोलते हैं, इसको बनाया। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध दो गुटों में बटा था, एक था सेंट्रल पावर, दूसरा था एलाइड पावर, ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। देखिए हम लोग का अब सेकेंड में जानते हैं ट्रिपल एतांत, जिसे ट्रिपल एतांत का नाम जानते हैं। पहला था हम लोग का एतांत, सिर्फ एतांत कहता था क्योंकि इसमें भी सिर्फ दो ही देश शामिल थे, वह थे 1904 ईस्वी में। कौन कौन से देश शामिल थे? फ्रांस और रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, 1904 ईस्वी में एक एतांत नामक भी अपना गुप्तचर संस्था बताई थी कि हम पर हमला करेगा तो तू बचा। ठीक है, तो 1904 ईस्वी में बनाए थे। लेकिन क्या हुआ कि जब इनमें भी रूस शामिल हुआ, ये सब शामिल हुए, तो 1917 ईस्वी में तो अमेरिका शामिल हुआ है। लास्ट में भी बताने वाले हैं कि हिंदुस्तानी नमक जहाज को डुबाया गया था। तो क्या हुआ कि 1907 ईस्वी में यह बना कि इसके ट्रिपल अलायंस अर्थात सेंट्रल पावर के विरुद्ध में ये लोग ने भी अपना एक गुट का निर्माण कर लिया। इस तरीके से हम लोगों ने गुट को जाने। अब हम लोग जानेंगे यानी प्रमुख कारण में गुटों के निर्माण तक आ गए। अब जान लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कारण और तत्कालीन कारण। हमने बताया था ना कि एक पर एक कोई कारण नहीं होता लड़ाई में, वह लड़ाई के कुछ न कुछ पहले वाले कारण होते हैं, जो कि पुरानी दुश्मनी हो सकती है, वही कारण थे। तो 5 कारण था हम लोग का। ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो कि फर्डिनेंड थे, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, बोस्निया की राजधानी सिरजुआ में हत्या उनकी हो गई थी। देखिए इनकी जो हत्या थी, इनकी हत्या के बाद से ही 28 जुलाई 14 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ क्या कर दिया था? युद्ध की घोषणा कर दी थी। उसके बाद से जो हम लोग का जो संधि पर है, इस संधि के तहत आप लोग जान लें कि रूस जो था वो सर्बिया के सपोर्ट में आया। उसी तरीका से ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में जर्मनी आया। ऑस्ट्रिया के देखिए हम लोग का ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में जर्मनी आया। तो जर्मनी ने क्या किया कि 1 अगस्त 1914 ईस्वी को, कब? 1 अगस्त 1914 ईस्वी को रूस पर हमला किया। देखिए आप समझिए बात को कि इसके हम लोग का जो बोस्निया की राजधानी सर्बिया के सपोर्ट में कौन आया था? रूस। तो रूस आया था सपोर्ट में। तो ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में कौन आया? जर्मनी। जर्मनी ने क्या किया कि 1 अगस्त 1914 ईस्वी को रूस के खिलाफ आक्रमण किया, युद्ध किया, और इसकी एक दिन बाद अर्थात 3 अगस्त 1914 ईस्वी को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और देखिए उन्होंने क्या किया कि जब घोषणा हो गई थी तो अब ये लड़ाई निरंतर चलती रही, और 1917 ईस्वी तक इस अवधि तक आते आते रूस की सेना की जो थी उनमें 6 लाख सैनिक की मृत्यु हो चुकी थी। जो कि आप लोग जानते हैं कि रूस में अस्थायी सेना कितना था? 15 लाख, जिसमें से 6 लाख सेना की मृत्यु हो गई थी। तब
आगमन होता है हम लोग का ट्रिपल एतांत यानी मित्र राष्ट्र एलाइड पावर में अमेरिका का, जो कि 1917 ईस्वी में शामिल हुआ था। देखिए यह क्यों शामिल हुआ कि जर्मनी जो था इंग्लैंड के प्रतिस्पर्धा कर रहा था और न्यूजीलैंड में भी अपना शक्तिशाली विकसित कर रहा था। तो जर्मनी के जो यू नौका नामक पनडुब्बी जो जहाज थी वह ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ से जाने वाली जहाजों को डुबोना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। उसी क्रम में एक लुस्तानिया नामक जहाज को डुबाने से अमेरिका के जो उसमें नागरिक थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो अमेरिका क्यों शामिल हुआ, क्योंकि अमेरिका उस पर प्रतिक्रिया करना चाहा। क्यों करना चाहिए पूछा जाए तो क्योंकि अमेरिका ने जर्मनी को माना किया था कि वह लुस्तानिया नामक जहाज को न डुबाए। उनको बातों को जर्मनी ने न माना, इसलिए अमेरिका गुस्सा में अब इस युद्ध में आराम से आग में और घी डाल चुका है, कूद चुका है। तो जो अमेरिका के नागरिक सवार थे वह मृत्यु हो जाने के कारण अमेरिका घुस गया, जो कि 6 अप्रैल 1917 अप्रैल 1917 ईस्वी को अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ है। यह पूछा जाए किसके विरुद्ध में शामिल हुआ है, तो जर्मनी के विरुद्ध में शामिल हुआ है। अब देखिए क्या हुआ कि अब धीरे धीरे जब लड़ाई चालू होने लगी, लड़ाई की शांति होने लगी, अब बहुत सारे जन धन ये सब संपत्ति थी, सभी देश जितने हथियार थे औजार थे ये सब के क्षतिग्रस्त होने लगा। तो युद्ध की जो शांतियाँ थी, युद्ध जो शांति था, आत्मसमर्पण भी होने लगा। इसमें से अक्टूबर में तुर्की ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद से 3 नवंबर 1918 ईस्वी को ऑस्ट्रिया तथा हंगरी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। अब देखिए किनके से समर्पण कर रहा था, एलाइड पावर से वो लोग समर्पित हो जाते थे कि अब हम लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, हम शांति से रहना चाहते हैं, शांति समझौता करना चाहते हैं। और अब देखिए क्या हुआ कि जर्मनी में भी एक क्रांति फूटी। और देखिए जो कि बोल सकते हैं कि जर्मनी शांत नहीं होना चाह रहा था, वह अभी लड़ाई कर ही रहा था। तो जर्मनी सम्राट जिसे बोलते हैं विलियम द्वितीय, वह क्या किए कि वहां से पलायन कर, यानी पलायन बोले तो जैसे भारत से कोई भाग कर दूसरे देश में जाता है, दूसरे देश से भाग कर, इसमें आता है पलायन, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, वही होता है पलायन। तो जो वहाँ के जो राजा थे विलियम द्वितीय, वह पलायन कर कहाँ चले गए, हालैंड चले गए। और 11 नवंबर 1918 ईस्वी को जो युद्ध था वह शांत होने लगा। 11 नवंबर 1928 ईस्वी को वर्साई के संधि के तहत, जो कि वर्साई है पोर्टलैंड की राजधानी, उसके तहत हम लोग क्या हुआ, शांत हो गया। और ऐसे में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उन्होंने एक शांति का कार्यक्रम प्रस्तुत किया था 1918 ईस्वी में, जनवरी के 1918 ईस्वी में उन्होंने शांति का कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इन शांति सूत्रों में देखिए, इन जो शांति 18 जून 1918 इस जो लड़ाई था, इस लड़ाई में तो कितने देशों ने भाग लिया था, तो 37 देशों ने भाग लिया था। यह जो इसमें जो शांति सम्मेलन वर्साई की संधि बन रही थी, यह 18 जून 1919 को हुआ, जिसमें पराजित और विजय देशों को मिलाकर 27 देश भाग ले रहे थे। देखिए इस भाग में जो शांति संधियों की जो शर्तें होते हैं कि आप लोग जो लड़ाई होगी उसमें औजार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बम बारूद इतनी मात्रा में आपको बनाना होगा, जैसे नहीं है अभी लिमिट, क्या हाइड्रोजन बम नहीं बनाना होगा, परमाणु बम का परीक्षण नहीं करना होगा, ये सब पर प्रतिबंध है। उसी तरीके से जिसको फॉलो नहीं करता है उत्तरी कोरिया, तो वही जो शांति संधियों के शर्तें को क्या करने लगे लोग, अब बनाने लगे। इसमें से 3 देश काफी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। देश पूछा जाए तो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। और पुनः पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो वुडरो विल्सन। इस तरीके से पूछा जाए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। इस तरीके से हम लोगों ने सभी टॉपिकों पर चर्चा की है। अब जान लेते हैं कुछ भारत के बारे में कि भारत प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था। तो देखिए भारत जो प्रथम विश्व युद्ध में अपने मन से शामिल नहीं था, इसे बोल सकते हैं कि अपने मन से शामिल नहीं था। उस समय आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। और भारत जो महात्मा गांधी जी जो थे वो भारत में नए आए थे, क्योंकि 1915 से भारत में आए
थे। 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला सेठ के केस के चलते गए थे दक्षिण अफ्रीका, और 1915 ईस्वी में वह आए थे, उसके भारत को भ्रमण करने लगे। उसी समय जो आए थे महात्मा गांधी जी और सत्याग्रह वहाँ पहले जीत कर आए थे, तो अंग्रेजों ने उनको और बाल गंगाधर तिलक को कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि गांधी जी की युक्ति है, कहे हैं कि जब कोई देश या कोई लोग मुसीबत में पड़ता है तो उसको और मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि जब देखा कि हाँ चलिए प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन फंसा है तो हमें उसका अवश्य इंसान देना चाहिए, क्योंकि वह अगर जीतता है, भारत सोच रहा था कि अगर वह जीतता है, और ये उतना अंग्रेजों को नहीं जाने थे, उस समय नहीं समझ पाए थे, तो अन्यथा जब वो फंसा था उसी से हम लोग आक्रमण कर उस पर कब्जा कर चुके होते, भारत पर हम अपना कब्जा कर चुके होते, अपना भारत उसी समय अपना लिए होते। लेकिन इन्होंने क्या किया कि देखिए ये बताते हैं कि प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए थे लोग, और भारत के जितने भी नागरिक थे, लोगों थे, उनको कहने लगे कि आप प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ दीजिए। तो भारत के नागरिक इंग्लैंड का साथ देने लगे, अर्थात इन्हें कहा जाने लगा, महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दे दी गई, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से इन्होंने खुद त्याग दिया है, और रविंद्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि भी त्याग दिए हैं। और देखिए जो इन्हें सैन्य भी कहा जाता था, अर्थात ये क्या करते थे कि लोगों को नौकरी दिलाते थे, अर्थात इन्हें सर्जेंट भी क्या कहा जाता था कि नौकरी लगाने वाला, ठीक है। और देखिए क्या होता था उसमें कि इंग्लैंड जो था वह तो कूटनीति वाला था, फूट डालो राज करो। उसमें भी क्या करता था कि भारत के जितने भी नागरिक होते थे उनको क्या करता था कि प्रथम श्रेणी, मान लीजिए कि ये लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई में आपको प्रथम श्रेणी में रख दिया जाता था। तो जो प्रतिद्वंदी है वो हमला करेगा तो पहले प्रथम श्रेणी वाला ना मरेगा, तो प्रथम श्रेणी वाले में भारत की जितनी भी जनसंख्या थी, लाखों आदमी की मृत्यु होने लगी थी। बहुत सारे लाखों आदमी भारतीय सैनिक इसमें मारे जा चुके थे। और देखिए थोड़ा बाल गंगाधर के बारे में जान लेते हैं। इन्हें अंग्रेज जो था वेलेंटाइन सिराले, इन्हें कहा था भारतीय असंतोष का जनक। अब बात कर लेते हैं वर्साई की संधि के बारे में। देखिए वर्साई की संधि जो है, अभी हमने चर्चा किया कि इसमें 27 देशों ने भाग लिया था, इसमें 3 देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, और इनके प्रधानमंत्रियों को हमने जाने। और देखिए इस संधि के तहत क्या किया गया था कि जर्मनी को इस संधि में 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी जो था इस मुख्य संधि में शामिल हुआ, और जब ये शामिल हुआ तो तभी वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। अब जर्मनी पर क्या किया गया कि जो इसका जर्मनी का एक सार क्षेत्र है, क्या है, जर्मनी का एक सार क्षेत्र है जो कि कोयला खदानों को 15 वर्षों के लिए, मतलब जर्मनी में एक जो सार क्षेत्र है उसमें 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया। और जो जर्मनी जो जीता हुआ था, जो चीन का जो क्षेत्र जीता हुआ था, वह चीन को न देकर किसको दे दिया गया, जापान को दे दिया गया था। इसी तरीका से बहुत सारे जो जर्मनी के साथ था वो बोल सकते हैं कि उसके लिए बदनामी की काम की गई, बहुत बड़ा जुर्माना रखा गया। जुर्माना में जान लेते हैं कि जर्मनी में इस संधि के तहत 6 अरब, लिख लीजिएगा यहाँ का इंपॉर्टेंट है, 6 अरब 10 पाउंड, 6 अरब 10 करोड़ पाउंड, 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की जुर्माना लगाई गई थी, जो कि एक भारी भरकम रकम था, जो कि जर्मनी द्वारा वर्तमान में ही 2010 में इसे चुकाया गया है। इन सब के बावजूद भी जर्मनी की जो सेना थी उनको कह दिया गया कि पहले तो 60,60,000 थी, लेकिन अब कह दिया गया कि 1 लाख ही मात्र आपको सीमित सेना ही रखना है। उनको सीमित सेना रख दी गई कि 1 लाख सीमित सेना रखना है। और जो पनडुब्बी थी, वायुसेना थे, ये वायुसेना जितने भी जहाज थी, पनडुब्बियाँ थी, उनको नियंत्रण कर लिया गया। यानी अब कह दिया गया कि आप उस सब चीज़ों को नहीं रख सकते हैं, अधिकार उनकी जो थी वह छीन ली गई और भारी रकम में लगाई दिया गया। और देखिए इस युद्ध का जो परिणाम हुआ दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है क्योंकि लाइट प्रॉब्लम है, कट गई है। तो देखिए परिणाम जो था हम समझाए थे, मेरी बातों को सिर्फ आप ध्यान से सुनिएगा। तो अपार जन धन की हानि हुई,
अब देखिए जन धन जैसे लड़ाई होता है तो ऑटोमेटिक है कि मृत्यु भी होती है और पैसा भी खर्च होता है, इसमें भी होता है क्योंकि औजार खर्च होते हैं। उसके बाद से 45 करोड़ लोग इस विश्व युद्ध से प्रभावित हुए थे। कितने करोड़? 45 करोड़। मुझे कि एक बहुत छोटी जनसंख्या नहीं है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, विशाल जनसंख्या है। इसमें 90 लाख लोग मारे गए थे, यानी पुरुषों की संख्या भी इतनी कम हो गई थी कि अभी जैसे लिंगानुपात लड़कों के ज़्यादा है ना, तो उस समय लड़कियों की ज़्यादा हो गई थी। उस समय साफे लड़के खत्म मारे जा चुके थे, 90 लाख लोग मारे गए थे। बुझिए कितना बड़ा एक मृत्यु का था, जिसमें से बोल सकते हैं कि जर्मनी अपने लिए कब्रिस्तान ही बना चुका था। और अब बात करते हैं कि जो इस युद्ध हो गया तब द्वितीय विश्व युद्ध की कैसे शुरुआत हो चुकी थी। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की कल्पना कोई भी विश्व में कोई भी लोग नहीं करना चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध हो, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के व्यापकता भयानक रूप को देखते हुए उनमें डर इतना पैदा हो गया था कि वह सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि वैसा युद्ध हो। लेकिन जो राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय संघ भी बना था, उसके छोटी मोटी सफलताओं के बावजूद भी यह द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक सका, क्योंकि जो विजित जो देश थे वह पराजित देशों पर बोल सकते हैं कि जो पराजित देश थे उन पर उन्होंने ऐसे कर थोपे और बोल सकते हैं कि उनका अपमान किए, जिससे कारण लग रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार होकर ही रहेगा। और अंततः यह जो लड़ाई थी होकर ही रही और इस द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। इस स्लाइड में हम लोग जानने वाले हैं सेकेंड वर्ल्ड वार। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वार की भयानक युद्ध खत्म होने के बाद से कोई ऐसा नहीं सोचा होगा कि यह भी लड़ाई इतनी जल्दी शुरू हो सकती है, क्योंकि 1918 में बंद हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी में हो चुका है। तो उन्होंने जितने लोग थे वो नहीं सोचे होंगे, उनके अंदाजा नहीं था कि यह लड़ाई इतनी जल्दी शुरू हो सकती है, लेकिन इतना कंफर्म पाता था कि हाँ एक ना एक समय द्वितीय विश्व युद्ध होगा। क्योंकि देखिए आप लोग जैसे जो कि जर्मनी पर या जो हारा हुआ क्षेत्र था उस पर इतना क्षतिपूर्ति का दावा किया गया था कि तुम्हें इतना क्षतिपूर्ति कर देना है, जो भी हानि हुआ है क्षतिपूर्ति कर देना है। क्षतिपूर्ति न करने की स्थिति में वो क्षतिपूर्ति नहीं करता है तो इसके कंडीशन में एक ही उपाय हो सकता है, वह युद्ध यानी लड़ाई। यह लड़ाई को अच्छी तरीके से इंग्लैंड समझ चुका था, तो जो निशस्त्रीकरण बनाया गया था यानी आपको अब औजार नहीं बनाना है, हथियार नहीं बनाना है, आधुनिक हथियार से लेस नहीं होना है, जो कि अभी नियम बना है, तो इसको उल्लंघन इंग्लैंड द्वारा कर दिया गया। तो वह हथियार बनाना शुरू कर दिया, शस्त्रीकरण करना शुरू कर दिया 1936 ईस्वी से। तो क्या हुआ, इसके बाद से वर्साई संधि का भी उल्लंघन कर दिया गया, क्योंकि जर्मनी पर ज्यादा से ज्यादा कर लगाया गया था जो कि 6 अरब 10 करोड़ पाउंड था, जो कि बहुत ज्यादा था, बहुत भारी रकम था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो कि देखिए जर्मनी द्वारा वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में कर दिया गया। 1935 में वर्साई संधि जो कि बना था कि संधि बनाना है, जो कि ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ और अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया था, जो कि राष्ट्र संघ जो कि वुडरो विल्सन उसके पर मेन कार्यकर्ता थे और बनाने वाले थे। तो उसके बाद से क्या हुआ, इसमें जो भी बना था वह उसका उल्लंघन हो गया। अब देखिए जो जर्मनी में था हमारा एक हिटलर, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में एक सेना के रूप में काम किया था और प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर सेना में घायल हो गया था, तो उसको इंग्लैंड के ही सैनिक ने बचाए थे। वो इतना ये भी नहीं जाने थे कि हिटलर एक उबलता अपने देश के लिए, राष्ट्र को गौरव को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हिटलर अपने जितने भी अपमान का बदला लेना चाहता था, उसके शरीर में खून की वह आग उबलता था, वह जोश था कि हम अपने देश के जो अपमान हुआ है, जो ये सब संधियां है, सबको हटा देना है। जब उसको सैनिक का प्रमुख नेतृत्वकर्ता बनाया गया तब उन्होंने काफी ही विध की शैली अपन अच्छे तरीके से विध की शैली अपनाए। इसको जानने के पहले हम थोड़ा पॉइंट कर लेते हैं बोर्ड पर के। देखिए इसमें क्या है कि वर्ल्ड वार के कारण, पहले तत्कालीन कारण जानते हैं तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, ठीक है, और कारण जानते हैं तो हिटलर की विदेश नीति ये सब था, और उसके बाद से गुट था, हथियार बंद थे,
और आप लोग का मुसोलिनी का विदेश नीति, वर्साई की संधि जिसका सेकंड नाम होता है आरोपित संधि, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का बोल सकते हैं कि यह बीजारोपण था। इस संधि के बाद से कंफर्म हो गया था कि हाँ एक न एक युद्ध होगा, वह भी इससे ज्यादा भयानक होने वाला है, क्योंकि इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या था 61। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या 61। वह युद्ध चला था 4 वर्षों तक, तो यह लड़ाई चला था 6 वर्षों तक। अब इसके कारणों में हम ये सब को टॉपिकों को थोड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, पहले जानते हैं हिटलर का उदय। तो जानते हैं कि देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में बता सकते हैं कि एक नाजीवादी और फांसीवादी का उदय हुआ था। जर्मनी में जो हिटलर के नेतृत्व में क्या बना था, नाजी सरकार बना था। आप जानते हैं कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक चिन्ह है, जो कि इस तरीका द्वारा बनाया जाता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। नाजीवाद हिटलर के बारे में तैयार हो जाइएगा। देखिए तो क्या हुआ कि जर्मनी के नेतृत्वकर्ता हिटलर थे, जो कि नाजीवाद के हैं और बोल सकते हैं कि फांसीवाद के सिद्धांत पर काम करते थे। मुसोलिनी जो कि इटली के रहने वाले हैं, और जर्मनी और इटली देखिए एक ही गुट में है, द्विराष्ट्रीय एक्सिस पावर में यानी जर्मनी और इटली है। जो जर्मनी है वह इटली के समर्थन में प्रवेश किया है 10 जून 1940 ईस्वी में। दोस्तों बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तब हम मेरी बात को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनकर, नोटबुक तो आप लोग निकाल कर ही पढ़ रहे होंगे, नोट पॉइंट करते चलेगा। देखिए 10 जून 1940 ईस्वी के, क्योंकि आज हम लोग वैसा पढ़ाई पढ़ रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध साफा निचोड़, इसके अलावा अन्य क्वेश्चन नहीं बनेंगे। देखिए तो 10 जून 1940 ईस्वी में, और देखिए क्या हुआ कि ये हिटलर और जो मुसोलिनी था, ये अपने जो इन पर आरोपित जो अपने को कर रहे थे कि संधि लगाई गई थी, इसका ये विरोध कर रहे थे। अपने राष्ट्र को गौरवशाली बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए ये काफ़ी ही लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, जो कि देखिएगा भ्रम फैलाने के लिए भी गोसल और बोलते हैं राकफेल्स, इसी तरह से 2 संस्था थी जो कि अफवाह फैला सकते हैं। क्योंकि देखिए जो जापान था वह ध्रुव राष्ट्र में ही है, और उस समय आप बता दें, यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही भारत आजाद हुआ है, और द्वितीय विश्व युद्ध में जो कि हम लोग का सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, जो कि सिविल सेवा परीक्षा पास की इंग्लिश मीडियम में होने के बावजूद भी, तो क्या किए जो सुभाष चंद्र बोस जो जापान की ही सेना से, जो भारत के जो वहाँ पे जाकर कैदी बने थे, उन्हीं कैदियों की सहायता से भारत पर अटैक किए थे। तो भारत के नागरिकों को मारने के लिए अटैक नहीं किए थे, भारत पर अंग्रेज जो यहाँ शासन कर रहा था उनको मारने के लिए अटैक किए थे। क्योंकि भारत इसमें भी अंग्रेज का साथ दे रहा था, सोच रहा था कि शायद अब भी मिल सकती है, लेकिन उन्होंने बाहरी तरीका से अटैक किया, क्योंकि गरम दल के नेता थे, यानी इन्हें खून के, ये बोले भी हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। इनका जापान से उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर और अटैक करना शुरू कर दिया कि दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश पर आक्रमण करके कब्जा किया जाए। उसके बाद से धीरे धीरे सरकारी जो अंग्रेज के सरकारी खजाना था उसको नष्ट किया जाए। उसके बाद से हम लोग भारत में क्या कर सकते हैं, आसानी से अंग्रेजों से भारत को मुक्ति दिला सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि इनको भी अंततः घोषित कर दिया गया था कि आतंकवादी है। किस तरह से भगत सिंह को आतंकवादी घोषित किया गया था, इनको भी आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। यही अफवाह कुछ नहीं है, कुछ अफवाह फैलाई जाती है। जैसे आप किसी से न भी बात करें ना, वो आपका नाम ले रहा है, पाकिस्तान का नागरिक हो चाहे कहीं का, आपको लोग कहेगा कि पाकिस्तान से संबंधित थे, लेकिन वह ऐसा बात नहीं थे। जैसे नहीं बोले गोबल्स, जो गोबल्स होता है अफवाह फैलाओ रखा था हिटलर, ठीक है। तो उसी तरीके से था। तो थोड़ा सा क्लिक से हटे, हम द्वितीय विश्व युद्ध पे हैं। देखिए तो द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोग कहा है हिटलर की विदेश नीति। तो हिटलर में जाने की जर्मनी से नेतृत्व कर रहे थे, और मुसोलिनी जो थे बोल सकते हैं कि उन्होंने क्या किया था कि 1931 ईस्वी में चीन पर आक्रमण करके एक जो बोल सकते हैं कि मंचूरिया पर कब्जा कर लिए थे। उसके बाद से जो कि जर्मनी हुआ, इटली हुआ, जापान हुआ, उनको भी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा जो था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही बना कि अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्यवादी व्यवस्था अपनाएंगे। तो मुसोलिनी को हमने जाने। उसके बाद से हम लोग आता है वर्साई की संधि, जो कि हमने जाना था कि वर्साई की संधि में कितनी बड़ी रकम रखी गई थी। 1 लाख सैनिक से ज़्यादा नहीं रख सकते हो, हथियार नहीं बना सकते हो, नौसेना वायुसेना नहीं रख सकते हो, 300
का विरोध, निशस्त्रीकरण की असफलता, क्योंकि जो बनाई गई थी उन्होंने इंग्लैंड ने ही तोड़ दिया। 1936 ईस्वी में राष्ट्र संघ की स्थापना जो कि वुडरो विल्सन द्वारा बनाई गई थी। फिर इस युद्ध के बाद से हम लोग का बनेगा संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी का इसका गठन होगा, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग विस्तारपूर्वक पढ़ने वाले हैं। उसमें में जानेंगे कि जो रॉकफेलर था उसके जमीन पर ही 70 एकड़ जमीन पर ही भूमि दिया था, उसी भूमि पर वह बना है, कितने अंग है उस सब के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। अब जानते हैं कि यह जो युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध, यह कितने गुटों में बट गया था, यानी यहाँ पे जान लेते हैं अब गुट, यानी विधि का प्रारंभ हम लोगों ने जाना कि देखिए कि 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर लिया। इसके साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया और ब्रिटेन और फ्रांस ने 2 दिन बाद, यानी जो कि देखिए ब्रिटेन और इसी में ब्रिटेन का साथ दे रहा था हम लोग का फ्रांस, तो ब्रिटेन और फ्रांस 2 दिन बाद यानी 1 सितंबर शुरू हुआ था, 3 सितंबर 1939 ईस्वी को भाग ले लिए हैं। 3 सितंबर 1939 ईस्वी को ये दोनों भाग ले लिए हैं। जब भाग लिए हैं और किनके विरुद्ध, जर्मनी के विरुद्ध। लेकिन जर्मनी देखिए क्या किया है, जर्मनी ने पहले तो फ्रांस को हराया, फिर ब्रिटेन सेना को हराने के लिए गया, लेकिन वो ब्रिटेन सेना को बुरी तरह से हरा नहीं पाया, तो सोचा कि हम रूस पर हमला कर ले, जो कि हिटलर की यही एक बहुत बड़ी भूल हो गई और रूस की सेना से हार कर आना पड़ा। तो हार कर आना पड़ा, इनके भी चर्चा करेंगे। इसके बाद से जब लड़ाई होने लगा, क्षति पहुंचने लगी, तो कुछ देश जो थे तुरंत आत्मसमर्पण करने लगे। जैसे 12 मार्च 1940 ईस्वी को फिनलैंड ने आत्मसमर्पण कर लिया। उसके बाद से बात कर लेते हैं कि जीत के बारे में, कौन कौन से देश कहां कहां जीत रहे थे। तो देखिए, तो 9 अप्रैल 1940 ईस्वी को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क को हराया। 9 अप्रैल 1940 ईस्वी को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क को हराया था। उसकी सेना तब हराकर आगे बढ़ने लगी थी, तो उन्होंने फ्रांस को 1940 ईस्वी में ही कब्जा कर लिया था और फ्रांस को ऐसा पंगु बना दिया था, सब फ्रांस से फौत पंगु बना दिया था और फ्रांस ने जर्मनी के प्रति आत्मसमर्पण कर लिया। और देखिए, जो रूस पर आक्रमण कर दिया था जर्मनी, वह 22 जून 1941 ईस्वी को रूस पर आक्रमण कर लिया और एक बड़े भूभाग पर अपने पर कब्जा कर लिया। फिर भी रूस की सेना वहां से उसको खदेड़ डाली है और सक्सेस नहीं होने दिया है। उसके बाद से हम लोग जानते हैं कि जो कि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल और अमेरिका का राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, जो कि रूस जापान का जो युद्ध हुआ था, देखिए पुराना दुश्मन, इधर जापान उसमें शामिल था, अब इधर आ गया है रूस। जापान का जो युद्ध हुआ था उसमें मध्यस्थता कर संधि विधि का संधि किए थे। और जो विंस्टन चर्चिल ही जो कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर के नाम से पुकारा है, अर्धनग्न फकीर के नाम से पुकारा है, ये बात याद रखिएगा। देखिए, इंग्लैंड जो था क्या हो गया था, साफा कमजोर हुआ था, जो कि परिणाम में जानेंगे, उसमें चर्चा करेंगे उत्तर भारत पर, ठीक है। आरोपी चंद जानेंगे, ये इधर का टॉपिक हम लोगों ने कब्जा कर लिए हैं। और राष्ट्र संघ की असफलता, इस पर भी हम लोगों ने थोड़ा जाना कि राष्ट्र संघ इसमें असफल हो पाया, नहीं सक्सेस हो पाया, जिसके कारण हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध का सामना हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम आया। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध 2 गुटों में बटा था, ध्रुवीय राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, जापान, जर्मनी, इटली, ये ध्रुवीय राष्ट्र में थे। मित्र राष्ट्र में रूस, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, फ्रांस, इसमें 31 देशों ने भाग लिए थे, लेकिन मुख्य देश हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद से अमेरिका प्रवेश, अमेरिका देखिए आप लोग को यहाँ पे भी लिख दिया गया है 8 अगस्त 1941 ईस्वी में जापान के द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया गया, जिसके कारण अमेरिका प्रवेश कर लिया। उसके बाद से जापान को तहस-नहस करने वाला है। देखिए अमेरिका का कार्य, अमेरिका 6 अगस्त 1945 ईस्वी को उन्होंने सबसे पहले हिरोशिमा और सेकेंड नागासाकी, यहाँ पे हिरोशिमा और दूसरा कम होगा नागासाकी, लिख लीजिएगा, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा। तो हिरोशिमा, देखिए हिरोशिमा पर जब उन्होंने पहला कह सकते हैं कि हिरोशिमा, पहला तो उन्होंने हिरोशिमा पर गिराया था और दूसरा उन्होंने नागासाकी पर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, स्लिप ऑफ द राइट बोलते हैं,
नागासाकी तालाब से लिखा गया था। देखिए जो हिरोशिमा पर उन्होंने पहला बम गिराया था वह था लिटिल बॉय। और बता दें कि परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, किस देश ने किया, तो अमेरिका ने किया। किस तरीके से हम लोग मध्यकालीन भारत में यूज करते हैं कि सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किसने किया था, तो कहते हैं कि बाबर। उसी तरीके से यहाँ पर भी जीके आएगा कि सर्वप्रथम परमाणु बम का यूज किसने किया था, तो अमेरिका द्वारा, जो कि हिरोशिमा, जापान की हिरोशिमा शहर पर किया गया था। और लिटिल बॉय, उस बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय। यानी सोचा अमेरिका ने कि जापान पर छोटा सा बम गिराया जाए जिससे कारण जापान डरकर, सभी देश डरकर शांत हो जाएंगे। लेकिन जापान हार मानने वाला कहाँ था, और यूरेनियम 235, बम का नाम था यूरेनियम 235। ठीक है, और देखिए जो कि जापान ये जानेंगे। और देखिए फिर जापान आक्रमण के नहीं माना तो उन्होंने तुरंत 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी सेकंड बम फैटमैन, अब एक विशाल गिरा दे लो, नाम से स्पष्ट है, पहला छोटा गिराया, तब 12 गिराया, और आखिरकार अब सोचा कि जापान हम आत्मसमर्पण करने वाले हैं, तो जापान जो था आत्मसमर्पण 14 अगस्त 1945 ईस्वी को कर दिया। इसके बाद से जब दोनों बम गिरे ना, तबे सुभाष चंद्र बोस को हटाया जाने लगा। और पता नहीं कि उनकी मृत्यु का कारण अभी तक पता नहीं हो पाया है। कोई जहाज में विस्फोट कर गए, कोई अपना मन से क्या क्या कहता है। देखिए क्लियर डाटा नहीं मिल पाया है, इसलिए एनसीईआरटी का फॉलो किया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग विधि के परिणाम के बारे में कि विधि के परिणाम क्या क्या रहे हैं। देखिए पहले बात कर लेते हैं परिणाम में, तो अपार धन जन की हानि। तो हम जानते हैं कि पहले कोई भी लड़ाई होता है तो धन की हानि होती ही है, तो इसमें जान लेते हैं। तो देखिए धन जन और मृत्यु की भी होती है। तो जर्मनी सेना द्वारा यहूदियों को, आप लोग जान लें कि हिटलर जो था, जैसे किस तरीके से कि जो तालिबान जो है वह पाकिस्तान है, चाहे अफगानिस्तान है, उसी में जाकर जो वहाँ हिंदू है, शायद मुस्लिम है, जो शिया सुन्नी होते हैं, उनको वो मारता है। उसी तरीका से क्या हुआ कि हिटलर जो था वह क्या करता था कि यहूदियों को एक साथ बैठा कर काट डालता था, यानी मार डालता था। यानी लगभग 60 लाख यहूदियों को, कितना नोट कर लीजिएगा पॉइंट, 60 लाख यहूदियों 60 लाख यहूदियों को जर्मनी के द्वारा मार दिया गया था। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों थोड़ा नहीं लिखेंगे, थोड़ा जल्दी बोलेंगे। ठीक है, जर्मनी के द्वारा मौत का घाट उतार दिया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध में जान लेते हैं दोस्तों, और प्रथम विश्व युद्ध से आप लोग फेयर कर लिए होंगे, कंपैरिजन कीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में 5 करोड़ से अधिक लोग मौत के घाट उतर चुके थे, जिसमें से देखिए कितने लोग की मौत हुई थी। मौत इस तरह से कर ले, मौत 5 करोड़, जिसमें से आप जान ले 2.2 करोड़, और इधर हम लोग का हो गया 2.8 करोड़ से अधिक। यानी 2.2 करोड़ क्या थे, सैनिक, और ये अधिक लेके चलते हैं। और 2.8 से अधिक क्या थे, नागरिक। ये अधिक लीजिएगा एवरेज, ये न्यूनतम मत लीजिएगा। बुझिए कितने करोड़ आदमियों की मृत्यु हो गई थी, पूरा विश्व शमशान बन गया होगा, इतने आदमियों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से पूरा शिविर जो था, फांसीवाद जो था, ये सब पूरे जो थे, ये सब कह सकते हैं कि साफ चारों तरफ लाश ही लाश दिखाई दे रहे थे। उसके बाद से पोलैंड के लगभग 60 लाख लोग मारे गए थे। यानी जितनी पूरे विश्व की जनसंख्या थी, उसका पूरा विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट, विश्व जनसंख्या का 20% लोग मारे गए थे। ठीक है, इस युद्ध में 20% लोग मारे गए थे। उसके बाद से देखिए इसमें जो हुआ था धन, अभी तो जन की क्षति हुई, और धन का तो 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ डॉलर, 13 खरब 84 करोड़, 13 खरब 84 अरब, और हम लोग का जो होता है 90 करोड़, वो भी डॉलर। देखिएगा डॉलर कितना होता है, $1 बराबर हम लोग के यहाँ होता है 74-75 रुपया। इससे ज्यादा गाली जी के कितना रुपया होने वाला है, 13 खरब 84 अरब
और 90 करोड़ डॉलर। दोस्तों इसलिए एनसीईआरटी बुक पढ़ा जाता है ताकि आंकड़ा हम लोग का सही मिल सके। उसके बाद से क्या हुआ कि परमाणु बम गिरने के बाद से जापान ने भी आत्मसमर्पण कर लिया था। उसके पहले ही जो इसमें का था जर्मनी, इटली सभी आत्मसमर्पण कर लिए थे, यानी युद्ध का संधि अब धीरे धीरे होने लगा था। अब चलते हैं कि सेकेंड परिणाम में कि औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत। जी हाँ, देख रहे हैं कि जैसे इंग्लैंड जो था कमजोर होकर भारत जो अपना उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद स्थापित किया था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि वो कमजोर हो गया, साफा उसके सैनिक मरा गए, उसमें शक्ति नहीं रहा कि सभी देशों पर कब्जा किया जाए। अंततः वो छोड़कर भी चला गया, इससे भी कह सकते हैं। और हमारे वीर सपूत तो थे ही उन लोगों को टक्कर देने वाले और जागरूक हो गए थे। इस तरीके से जो साम्राज्यवाद था इसकी जो नीति थी वो समाप्त हो गई। और बोल सकते हैं कि इंग्लैंड की शक्ति का ह्रास हुआ, मतलब इंग्लैंड के जो जितने भी उपनिवेशवाद थे साम्राज्यवाद थे वो धीरे धीरे सब खत्म होने लगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ की और रूस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो था ये सब अपने आप में शक्ति के रूप में उभरने लगे। और 5 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, जो कि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को गठन हुआ है, क्योंकि इस युद्ध का अंत याद कर ले। अंत पूछा जाए इसमें तो 2 सितंबर 1945 ईस्वी को, 2 सितंबर 1945 ईस्वी को, सितंबर के बाद अक्टूबर में स्थापना हो चुका है। अब जर्मनी का विघटन हो चुका था और नए हथियार का अन्वेषण, उसके बाद से जर्मनी का एकीकरण, उसके बाद से सभी देशों का एकीकरण, इटली की जन्मदाता बिस्मार्क, ये सब टॉपिकों को हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे भाई साहब, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे जितने भी कंपटीशन वाले भाई बंधु थे वह यहीं तक देख सकते हैं। उसके बाद से अगर नेक्स्ट देखना हो इसी वीडियो में तो वह क्लास 9 के जितने भी एनसीईआरटी के प्रश्न हैं उसको हल कराया जाएगा। जिसको अब हल कराया जाएगा उसको अब हल किया जाएगा। जैसे देखिए अब हम शुरू करते हैं, जो कि आप लोग के स्लाइड पर इसका हम लोग आंसर देंगे। प्रश्न रहेगा, देखिए पहला है, इससे हम लोग देख लेते हैं कि पहले छोड़े तो नहीं ना है। हाँ चलिए, नहीं छूटा है। अब पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि इसमें कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, और आप लोग भी टेस्ट दे सकते हैं। चलिए प्रश्न चालू हो गया है। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914, जो कि विकल्प नंबर घ है। सेकेंड, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हो गई थी? ऑप्शन आप लोग के सामने है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई थी। आप लोग जर्मनी करते हैं। थर्ड है हम लोग का कि 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? इसका आंसर हो जाएगा रूस, प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। अब चलते हैं 4 नंबर कि वर्साई के संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? महादेश की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा यूरोप के कंट्री ने भाग लिया था इस युद्ध में, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 4 का क। अब देखते हैं 5 नंबर, त्रिकूट समझौते में शामिल थे। त्रिकूट समझौते में शामिल थे, आप लोग देख रहे हैं। इसमें विकल्प देख लीजिए, थोड़ा सा सोच लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ग। इसमें दिया है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। अब चलते हैं 6 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन दिया गया है। तो 1939 के बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, विकल्प नंबर क। उसके बाद से जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? तो जर्मनी को पराजित करने का श्रेय आपको श्रेय में जाता है रूस को, क्योंकि रूस से ही सेना से हार चुके थे हिटलर। उसके बाद से बात करते हैं 8 नंबर कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? और देखिए हिटलर आत्महत्या किया है। हिटलर क्या किया है? आत्महत्या किया है। उन्होंने जो चारों तरफ से घिरा गए थे तो उन्होंने आत्महत्या कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद से और जो भी हिटलर वाला आएगा चैप्टर विस्तार से उसमें हल किया जाएगा। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो कि हम लोग का एटम बम पहला एटम बम तो हिरोशिमा 9 के क। अब चलते हैं 10 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध का कब अंत हुआ था? तो 1945, जो कि ग में इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं भरने वाले की बात करते हैं। भरने वाला दिया है
देखिए भरने वाला दिया है, बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप किस साम्राज्य का पतन हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप जो भी यूरोपीय कंट्री जो थी अपना साम्राज्य स्थापित की थी, उस सब साम्राज्यों का पतन हो गया। यानी इसमें भर लीजिए आप लोग यूरोपीय, इसमें भर लीजिए यूरोपीय। अब देखिए सेकंड दिया है जर्मनी का डैश पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। तो अभी आपने जाना पोलैंड पर आक्रमण। अब चलते हैं 3 नंबर कि ध्रुवीय राष्ट्र में डैश ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया। तो जी हाँ, इटली समर्पण कर लिया था, तब जर्मनी, तब जाके जापान किया था। जापान डटा रहा, इससे सबसे ज्यादा उसको क्षति भी हुई। आज भी वहां के लोग थोड़ा सा अपंग पैदा होते हैं, ठीक है, फिर भी अमेरिका उसको सबसे ज्यादा सहायता करता है। 4 नंबर क्वेश्चन है डैश की संधि की शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। तो वर्साई की संधि, जो कि आरोपी संधि के नाम से जाना जाता है, कि संधि उत्तरदायी थी। 5 की बात करते हैं तो अमेरिका ने दूसरा एटम बम कहां गिराया था? नागासाकी पर दूसरा बम गिराया था। और बात करते हैं 6 की, तो डैश की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के बीज नहीं थी, यानी बीजारोपण का काम की थी। तो वर्साई की संधि, वर्साई भर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद डैश एक विश्व शक्ति बनकर उभरा? अमेरिका एक विश्व शक्ति बनकर उभरा, अमेरिका और रूस। उसके बाद कर लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्र ने जर्मनी के साथ कौन सी संधि की थी? तो वर्साई की संधि की थी। 9 क्वेश्चन की बात करते हैं तो राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति डैश को दिया जाता है? तो राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय विल्सन को दिया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना डैश में 1920 ईस्वी में हुई थी, इसे भर लीजिए। इसके बाद से लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न उत्तर लघु का पहला प्रश्न उत्तर दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी 4 कारणों का उल्लेख करने के लिए बोल दिया है। तो 4 कारण इन्हीं पर हम लोग उल्लेख कर लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध जो कि हमने बताया था कि साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, सब कुछ समझा दिए, सिर्फ आप लोग क्लिक दे थोड़ा सा हिंट किया जाएगा जिससे आप लोग लिख सकें। देखिए तो कुछ देश जो कि पहले अपना साम्राज्यवाद स्थापित करके रखे थे और उनको औद्योगिक क्रांति के चलते अपना माल, जो कच्चा माल था, उसको बाजारों में बेचना था और दूसरे देशों से लाना था। इस प्रतिस्पर्धा में भी यह लड़ाई भूमिका निभाई थी, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा का था हम लोग का सैन्यवाद, यानी जो यूरोपीय कंट्री थी वह 85% किस पर फोकस करते थे? सैनिक को बढ़ाने में, जिसमें लिख सकते हैं कि जो कि कुल आय का 85% उन्होंने सैनिक पर ही खर्चा करना शुरू कर दिया था। ये सब बातों को ही लिखना है। और औजार, नए तरीका से औजार बनाना शुरू कर दिए थे, इन सब बातों को लिखना है। और गुटों का निर्माण, तीसरा कारण लिख सकते हैं गुटों का निर्माण, जो कि आप लोग लिख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में सभी जो देश थे वह गुट में बंटने लगे थे। जैसे उसमें हम लोगों ने जाना था, उसमें भी जाना था ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, ठीक है, उसमें भी आप लोग एलाइड पावर, ठीक है, चर्चा कर लीजिएगा। त्रिगुट और त्रिदेशीय जो संधि थी उसको भी डिवाइड करके जो बोर्ड पे लिखा गया था कर सकते हैं। सेकंड प्रश्न है त्रिगुट यानी ट्रिपल अलायंस और त्रिदेशीय में कौन कौन देश शामिल थे? इन गुटों की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो लिखना चालू कीजिए, थोड़ा स्लो बोलेंगे। त्रिगुट में जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी आदि देश शामिल थे, जो कि हमने बनाए थे इसके पहले स्लाइड में। इस प्रकार त्रिदेशीय संधि में भी 3 देश शामिल थे, लिख लीजिए, फ्रांस, इंग्लैंड और आप लोग लिख सकते हैं रूस। और उसके बाद से इन गुटों का स्थापना का उद्देश्य, सिर्फ सुन लीजिए, लिखने का तरीका आप लोग को मिल जाएगा। इन गुटों को स्थापना का उद्देश्य युद्ध की स्थिति में एक गुट से दूसरे गुट को सहायता करना, एग्जाम्पल थ्रू भी समझाया गया था। यदि आवश्यकता पड़ी तो युद्ध में भी भाग लेना। अब देखिए प्रश्न 3 की बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो वही बोस्निया की राजधानी बनना है। चलिए लिखिए कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेरजुआ में हो गई थी, जो कि 28 जून 1914 ईस्वी को हो गई थी। ऑस्ट्रिया ने इसका सारा दोष
सर्बिया के ऊपर मदद था। और देखिए जो इसमें यही बात लिखना है, इसको बता देना है कि सर्बिया का सहायता करने के लिए रूस आ गया और ऑस्ट्रिया की सहायता करने जर्मनी आ गया, फिर आपस में लड़ाई करवा देना है। ये सब आप लोगों को सिर्फ तरीका दिया जा रहा है कि इससे लिखना है। 4 क्वेश्चन कि सर्व स्लाव आंदोलन का क्या तात्पर्य है। इसका आंसर लिखिए कि सर्व स्लाव आंदोलन का तात्पर्य था स्लाव लोगों को एकत्र कर राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। आप लोग के सामने जहां भी ये किताब के हेडिंग दिया गया है तहां जाइए, वहां से ही बोला जा रहा है। स्थापित करना, तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में स्लाव जातियों की बहुलता थी। उन्होंने सर्व स्लाव आंदोलन आरंभ कर दिया। आंदोलन इस सिद्धांत पर आधारित था कि यूरोप की सभी स्लाव जाति के लोग एक राष्ट्र हैं, इनका एक अलग देश बनना चाहिए। वास्तव में यह यूरोप के उग्र राष्ट्रवाद का प्रतिफल था। 5 प्रश्न कि उग्र राष्ट्रीयता प्रथम विश्व युद्ध का किस प्रकार का एक कारण थी। लिख सकते हैं कि उग्र राष्ट्रीयता यूरोप की ही देन है। राष्ट्रवाद इस प्रकार लोगों को बोल सकते हैं कि राष्ट्रवाद लोगों को भावना में आ गई थी। वह सिर्फ अपना देश, इसमें लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को हमेशा नीचा दिखाना चाहते थे और जिन जातियों का कोई राष्ट्र नहीं था वह हमेशा इधर उधर देशों में भटकते रहते थे। वो भी एक राष्ट्र के रूप में अपने को स्थापित करना चाहते थे। तो यही लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध में कारण था। ठीक है, उसके बाद से लिखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की ही परिणति थी। तो हम बता रहे थे कि वर्साई संधि वाला वही लिखना है। तो कह दीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वर्साई की संधि के रूप में कहा जाता है, क्योंकि विजय जो देश थे उन्होंने वर्साई संधि के द्वारा जो पराजित हुए देश थे उन पर ऐसा कर धन जुर्माना रखा गया था जो कि उनके लिए अपमानजनक स्थिति महसूस हो रही थी। वह चुका भी नहीं पा रहे थे, जिसके कारण ऐसा फील हो रहा था, महसूस हो रहा था कि हाँ अगर वो चुका नहीं पाते हैं तो अवश्य ही द्वितीय विश्व युद्ध होगा, जो कि इंग्लैंड द्वारा निःशस्त्रीकरण का उल्लंघन भी कर दिया गया और जर्मनी जो थी अपना अपमान के बदला तथा हारे हुए देश अपमान का बदला लेना भी चाहते थे, जो कि वर्साई की संधि का उल्लंघन कर दिया गया। 7 कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर कहां तक उत्तरदायी था। तो देखिए लिख लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर किसी भी तरह से उत्तरदायी बोल सकते हैं कि नहीं था, क्योंकि वर्साई की संधि थी। वह बेचारा तो हिटलर जो था प्रथम विश्व युद्ध में अपने देखा था देश को अपमानजनक। अगर आप अपने फैमिली का अपमान दिखिएगा, जिसने अपमान किया है आप में भी खून उठता होगा तो हम उसे मार डालेंगे। दोस्त हिंसा नहीं करते हैं, मतलब माइंड से उसे कुछ कर डालेंगे, ऐसा करेंगे। ठीक है, तो वैसा हम लोग सोचते होंगे, वैसा ही हिटलर सोचा होगा अपने देश के प्रति, अपने देश के नागरिकों के प्रति, राष्ट्रीय के प्रति। ठीक है, उसे उत्तरदायी ठहराने वही लोग हैं जिन्होंने जर्मनी को अपमानित किया था। और कोई भी देश इतना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है, अतः अपने अपमान का बदला लेने के लिए हिटलर ने जो किया वह पूर्णतः सही था। यदि मेरे देश का कोई इतना अपमान करता तो मैं भी यही करता। सही में बताया ना फैमिली वाला, तो वही करता। और बोल सकते हैं यही बात को लिखना है कि वह भी अपने लाभ के लिए जर्मनी से तो रूस से तो भागना पड़ रहा, उसे लिख सकते हैं कि हिटलर को रूस से लड़ाई करने के बाद से उसे भागना पड़ रहा। और बोल सकते हैं कि बर्लिन की जो उन्होंने बोल सकते हैं कि दीवार भी तुड़वाई थी, इस सब की भी चर्चा कर लीजिएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं 5 परिणामों का उल्लेख करें। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम यहाँ पे दिए गए हैं, 5 परिणाम, 6-7 परिणाम लिखे गए हैं, लिख सकते हैं। और इसमें उल्लेख विस्तार से दीर्घ में दिया था, कर लेंगे। ठीक है, और हमने चर्चा किया है। उसके बाद से प्रश्न 9 है कि तुष्टीकरण की नीति क्या है। प्रश्न 9 में कहिएगा कि तुष्टीकरण की नीति यह है कि अपने विरोधी को दबाने के लिए अपने ही किसी दुश्मन को सह देना और उसकी क्रूरता की ओर आंखें मूंद लेना। देश को क्या कर सकते हैं कि
बोल सकते हैं कि आंखें मूंदे रखना मतलब वो गलती कर रहा है अपने दुश्मन के प्रति और आंखें मूंदे रखना। जैसे जैसे बोल सकते हैं कि इंग्लैंड ने जर्मनी को इसलिए बढ़ने का अवसर देता रहा ताकि साम्राज्यवाद देश रूस को वह हरा दे। जैसे वह सोच देख रहा था कि हाँ ये हराने जा रहा है, लेकिन वह अपने आंखें बंद रखा था। इसी बात को लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जर्मनी ने ब्रिटिश सेना से कह सकते हैं कि रूस की ओर बढ़ता देख इंग्लैंड को भी कम तबाही नहीं हुई, इंग्लैंड की भी ज़्यादा से ज़्यादा तबाही हुई। जैसी करनी वैसी भरनी, इसका इस आंसर में आ सकती है बात। ये सब लिख सकते हैं अपने से। मतलब तुष्टिकरण का मतलब होता है कि अपने जो दुश्मन है उसको गलती देखते हुए आंख मूंद लेना, मतलब हम गलती देख रहे हैं आंख मूंद लेना। लेकिन देखिए गलती करने वाला ही पाप है, लेकिन गलती सहने वाला भी पाप होता है। इसलिए मेरे दोस्त जिंदगी में किसी का अपमान नहीं सहना चाहिए, और अपमान अगर कोई करता है तो उसे स्वीकारिए और उसको जवाब दीजिए थोड़ा शिक्षा के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग यहाँ तक बने हैं। इसका मतलब यह है कि आप लोग वाकई में समाज के प्रति इंटरेस्ट है, कंपटीशन एग्जाम निकालना चाहते हैं, क्योंकि यह आप लोगों को कंपटीशन में भी पूछा जाता है, इसलिए आप तैयार हैं मेंस कुछ भी लिखने के लिए भाषागत में। चलिए शुरू करते हैं। पहला कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण थे जो कि हमने चर्चा किया था, उसमें बहुत विस्तारपूर्वक चर्चा किए थे। आप किताब में जाइएगा वहां से लिख लीजिएगा, और मैंने जो थ्योरी बोला है वहां से सोचिएगा, ज्यादा से ज्यादा हम टच करें। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम भी हमने चर्चा किए थे, जिसमें से बताए थे हम कि परिणाम में क्या क्या हुआ था कि उसमें वर्साई की संधि लागू हुआ था, बहुत धन जन की हानि हुई थी। उसके बाद से जो जर्मनी का जो था सार क्षेत्र वह फ्रांस को दे दिया गया था, जो कि बहुत बड़ा अपमानजनक था। 15 वर्षों के लिए दे दिया गया था। जो जर्मनी जो था जीता हुआ क्षेत्र था वो चीन को न लौटाकर जापान को लौटा दिया गया था उस समय। तो ये सब बहुत सारे जितने भी कारण हैं उनको परिणाम वहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो परिणाम यही आए थे ना। क्या वर्साई की संधि एक आरोपी संधि थी? तो जी हाँ, वर्साई की संधि एक निश्चित रूप से आरोपी संधि थी। इसे लिख दीजिएगा, क्योंकि इसका परिणाम क्योंकि जर्मनी पर जो मढ़ा गया था, जितने हमने बताया है हारा हुआ क्षेत्र, सब पर आप विस्तार पूर्वक चर्चा कर दीजिएगा। कम से कम 100 वर्ड में तो आसानी से चर्चा कर सकते हैं। प्रश्न 4, अगर दोस्त आप लोग को लिखने में दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे जो हमने नोट में लिखे हैं, नोटबुक में लिखे हैं, उसको आप लोग को खींचकर स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वहां पर चिन्हित कर दीजिएगा, लगा दीजिएगा फोटो। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका भी लगा दीजिएगा, अदरवाइज इसका नेक्स्ट वीडियो बना दिया जाएगा। प्रश्न 4 है कि बिस्मार्क की व्यवस्था ने प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग किस तरह प्रस्तुत किया। यानी यूरोप के देश अपने उपनिवेशों के विस्तार और स्थायित्व के लिए चिंतित क्या करते थे। तो इसके लिए शक्तिशाली देश अपने अपने हितों के लिए अपने अपने गुटों का गठन करने लगे। यानी प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुट बटे हैं, तो दूसरे विश्व युद्ध में 2 गुट बटे हैं। यानी प्रथम विश्व युद्ध के गुट की चर्चा कर दीजिएगा, तब द्वितीय विश्व युद्ध के गुट की चर्चा कर दीजिएगा, और किस प्रकार से कौन किसके साथ दे रहा था, ये सब टॉपिकों को चर्चा कर दीजिएगा आसानी से। आप देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के क्या क्या कारण थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के क्या क्या कारण थे हमने यहाँ पे और इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किए हैं, जाकर आसानी से लिख सकते हैं। और सेकंड में बोला है परिमाण, तो परिमाण में भी लिख सकते हैं, जो कि रुपया वाला है, इसको भी लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है आपके वीडियो के माध्यम से आप लोग विश्व युद्धों का इतिहास को अच्छी तरीके से समझे होंगे, उनके प्रश्न उत्तरों को हल किए होंगे। अगर प्रश्न उत्तर लिखने में दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए धन्यवाद।